हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप सभी का बिल्कुल न्यू सेट आपका स्टार्ट किया गया है। तो आज के इस सेट में बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन के साथ सारे सवाल को हम देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आप यहाँ से याद कर सकते हैं, आंसर सभी का। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज के इस सेट में आपसे कितना सही हो रहा है। टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन इसमें होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट से आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए पहला सवाल का राइट आंसर क्या होगा। पहला सवाल है कि माहिष्मती किसका पुराना नाम था। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप लोग बताइए आंसर। तो माहिष्मती जो है ये पुराना नाम था मधुबनी का। देखिए, मधुबनी जो बिहार का मधुबनी कला पेंटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सवाल भी कई बार आया है कि मधुबनी कला पेंटिंग किस राज्य में है। तो बिहार इसका राइट आंसर होता है। तो इस सवाल का फ्रेंड्स ऑप्शन डी करना सबका क्या है, राइट आंसर है। याद रखेंगे कि बिहार राज्य में स्थित मधुबनी मिथिला जो होता है ये पेंटिंग के लिए विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। और माहिष्मती एक उज्जैन मध्य प्रदेश में भी स्थित है, जो महाजनपद में अवंती की राजधानी हुआ करती थी। अवंती की राजधानी, ठीक है, ये हुआ करती थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे सवाल आपका 2 होगा। 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 2 में लिखा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 मिलाएंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर करना क्या है, इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। सवाल नेक्स्ट है, बताना है, सॉरी यहाँ पर कोट भाषा में, यहाँ सॉरी नीचे दिया गया था ऑप्शन सी, यहाँ पर कोट भाषा में करेंगे, सी इसका उत्तर राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, 3 का आंसर बताइए। लिखा है 13वीं सदी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो 3 का राइट आंसर क्या है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है तिरहुत के राजा से। ठीक है, तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 नंबर में कहा है कि सारण जिले का मुख्यालय बताइए कहाँ है। याद रखना है, सारण जिसे आमतौर पर छपरा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार राज्य का एक प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है। और यह किस प्रमंडल में है। तो याद रखिएगा, यह तिरहुत प्रमंडल में है। किस प्रमंडल में, तो यह तिरहुत प्रमंडल में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है चिरांद। तो ये भी याद रख सकते हैं, एक पुरातात्विक स्थल है यहाँ पर जिसका नाम चिरांद है, जहाँ पर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग की अवशेष मिले हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करना क्या है, छपरा इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5 में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या बताइए कितनी है। तो फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य की संख्या अगर कहा जाए तो 15 इसका राइट आंसर होता है। लेकिन इसमें याद रखेंगे कि 5 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थाई सदस्य हैं, और इस अस्थाई सदस्य का नाम एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि 5 अस्थाई सदस्य के पास वीटो लगाने की शक्ति है। वीटो शक्ति इन 5 देशों के पास प्राप्त होता है। आप लोगों 5 देश का आंसर कमेंट करके बताइए कौन कौन है। तो यहाँ पर पहला तो आपका चीन है, रूस है, याद रखेंगे फ्रांस है, और बताइए कौन कौन है, चीन, रूस, फ्रांस। इसके बाद याद रखेंगे ब्रिटेन है। ठीक है, कौन है, ब्रिटेन हो गया। और ब्रिटेन के बाद याद रखेंगे यूएसए। तो 5 देश ऐसे हैं जो इसमें अस्थायी रूप से होते हैं। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, अगला सवाल 6 में पूछा है निम्न में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने में जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और ये ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का क्या होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। और कार्बन का अपरूप होता है जिसमें मुख्यतः हीरा और ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का कैसा होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल आएगा 7 नंबर सवाल से आंसर करिए। 7 में लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन विकल्प में गलत है। चलिए गलत कथन का विचार करेंगे।
पहला कथन है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो पहला का आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ए करना राइट आंसर होता है इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में कौन कौन होते हैं, तो याद रखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और परमाणु विद्युत रूप से उदासीन इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से कैसे होते हैं, तो उदासीन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल 8 है, कहा गया एलोरा के कैलाश मंदिर बना है। तो याद रखेंगे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला और निर्माण तकनीक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में, याद रखेंगे 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया। कृष्ण प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर सी होता है एकास्म ताराशकर। ठीक है, राइट आंसर सी होता है इस सवाल का। आइए अगला सवाल 9 है। 9 में कहा है कि सूचना का अधिकार भारत में कैसा अधिकार है। तो पहले सूचना का अधिकार आया है, तो याद रखिए यह एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार, कानूनी अधिकार। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 2005, कब, तो याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया, जो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। इसके तहत नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल 10 है। लिखा है कि निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। विश्व शांति स्तूप, याद रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी में स्थित है। तो राजगीर में किस पहाड़ी में, तो रत्नागिरी पहाड़ी में स्थित है। विश्व शांति स्तूप 1969 में, कब, तो ईस्वी याद रखेंगे 1969 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ तथा 1993 में वर्तमान स्वरूप में आया। कोलकाता की कंपनी मैकिन्टोश वर्ण ने, देखिए इसका निर्माण कौन किया था इस स्तूप का, तो कोलकाता की एक कंपनी है जिसका नाम याद रखिए मैकिन्टोश वर्ण इस बौद्ध स्तूप का निर्माण किया था। इसका डिजाइन वास्तुकार उपेंद्र महारथी ने तैयार किया। तो वास्तुकार का भी नाम याद रखिए उपेंद्र महारथी। ये सारा सवाल एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल 11 है। लिखा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, बताइए। तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में, आंसर डी होगा। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा था। यह दक्षिणी ध्रुव से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल 12 है। लिखा गया कि भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत का विदेश मंत्री कौन था। चलिए कमेंट करिए आंसर इसका आप सभी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो 12 का फ्रेंड्स राइट आंसर जो आप सभी का होता है ऑप्शन नंबर बी करना बिल्कुल आप सभी का क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है। स्वर्ण सिंह उस समय मंत्री थे, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होता है। तो फ्रेंड्स ईस्वी याद रखेंगे कि भारत सोवियत संधि जो है हस्ताक्षर 9 अगस्त 1971 को किया गया था। 9 अगस्त 1971 को हस्ताक्षर किया गया था। सवाल 13 है। लिखा निम्न में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो इसमें मिथिला मैदान जो दिया गया है, मिथिला मैदान ऑप्शन डी इस सवाल का क्या है, राइट आंसर होता है मिथिला मैदान। ठीक है, अगला सवाल 14 से करना है आप सभी को आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल एक फिल्म का है। सूल फिल्म के नायक बताइए कौन है, यानी कि इसमें किरदार अभिनेता का कौन निभाया था जो सूल फिल्म था। तो याद रखिए 1999 में, कब आया था,
1999 में प्रकाशित हुई सूल फिल्म के नायक मनोज वाजपेयी थे। कौन थे? मनोज वाजपेयी थे, जिन्होंने समर प्रताप सिंह का किरदार निभाया था। यह फिल्म बिहार के एक गांव के बारे में संबंधित है। नेक्स्ट सवाल 15 है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के तहत की गई थी। राष्ट्रपति के आदेश के जरिए 28 मई 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। यह एक गैर अस्थायी संरक्षित निकाय है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नामित कर सकते हैं। यह परिषद जो है वो केंद्र और राज्य के बीच आम हितों के मुद्दे पर चर्चा करने का मंच होता है और इस परिषद का मकसद है केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और नीतियों को संरेखित करना। ठीक है, अगला सवाल। और अगला सवाल 16 दिया है कि बिहार में तेल शोधा कारखाना इनमें से कहाँ है? तो आंसर इसका सी होता है बरौनी में। याद रखिए, बरौनी तेल शोधा कारखाना की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में किया गया था और यह तेल शोधा कारखाना बेगूसराय जिले के बाहरी इलाके में गंगा नदी की उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया। किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से किया गया था। सवाल नेक्स्ट है 17, बताइए रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना पहले जान लेंगे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई है। जिसका मुख्यालय मुंबई है। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 18, लिखा है उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं को क्या कहा जाता है? तो इसे लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो 19 का राइट आंसर करने के लिए आप याद रखेंगे ऑप्शन ए, एस.एन. सेन का ये कथन था। एस.एन. सेन का ये कथन था। और यहाँ पर देखिए बी.डी. सावरकर जो है तो इन्होंने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करिए कि कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत कथन का चुनाव करिए। तो 20 में राइट आंसर आप सभी का जो बनता है बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन इसमें क्या है? गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले तो बिहार के ये बांका जिले में जो दिया है ये यहाँ पर आपका क्या है? गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले, कहाँ पर? तो याद रखेंगे कि भागलपुर जिले में स्थित है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक, ठीक है, इसकी स्थापना याद रखेंगे कि पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। तो यहाँ पर गोपाल नहीं, क्या होगा? धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए पहला और दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है माचिस की नोक पर शामिल होती है। तो माचिस की नोक पर क्या शामिल होता है? तो यहाँ पर लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस। और याद रखेंगे कि माचिस की तिल्ली की सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट होता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट होता है माचिस की तिल्ली के ऊपर। और जब माचिस की तिल्ली को माचिस की सतह से जब घर्षित किया जाता है तो जिसके कारण वहाँ पर कुछ गर्मी उत्पन्न होता है और वहीं से क्या होता है? आग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे बताइए 22 का आंसर लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य कथन इसमें दिया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्होंने 1920 में मूक नायक नामक समाचार पत्र निकाला था। मूक नायक, ठीक है, और याद रख सकते हैं 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किया था। 1924 में बहिष्कृत सभा की भी स्थापना किया था और इनका देहांत 1956 में हो गया। तो यहाँ पर एक से अधिक उत्तर हो रहा है, इसलिए आंसर डी करना राइट होगा। अगला है 23 सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया?
तो यहाँ पर आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो ICS की परीक्षा में 2 बार ये उत्तीर्ण हुए थे, पहली बार 1869 में तथा दूसरी बार 1871 में। लेकिन पहली बार उम्र विवाद के कारण, पहली बार क्या हुआ तो उम्र विवाद होने के कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया तथा दूसरी बार इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन के कारण ICS के अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर भी इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया इसके कारण। अगला सवाल है, तो सवाल नंबर, अब यहाँ पर इसका 23 का राइट आंसर क्या था, तो ऑप्शन ए था 1874। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। 24 नंबर सवाल। याद रखेंगे अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना, और इसकी स्थापना BD सावरकर ने किया था। किसने? BD सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर डी होगा। सवाल नंबर 25 दिया है, तो 25 में लिखा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो चर्चा है वो आर्टिकल 148 में है, आर्टिकल 148 में है, और इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन इसे हटाने का अधिकार संसद को होता है। लेकिन इसे हटाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर ए होता है राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, सवाल 26 है, गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता। 26 का राइट आंसर डी होता है हिरोशी मरुई, इसका करेक्ट आंसर होता है। सवाल नंबर 27 आ चुका है। 27 में लिखा है कि भार का SI इकाई बताइए। तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और यहाँ पर याद रख सकते हैं कि भार जो होता है ये सदिश राशि होता है। कैसा है? तो भार जो होता है ये सदिश राशि होता है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डाइन जो है, तो डाइन जो होता है बल का CGS मात्रक होता है। बल का अगर CGS मात्रक पूछा जाए तो डाइन होता है। ठीक है, केजी जो होता है किलोग्राम, ये द्रव्यमान का, केजी किसका होता है? द्रव्यमान का SI इकाई होता है। सवाल नेक्स्ट है 28, लिखा है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। 28। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि आपातकाल की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2 आर्टिकल को छोड़कर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 29, लिखा गया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे। तो इब्न बतूता का संबंध जो होता है ये मोरक्को से होता है। तो मोरक्को यहाँ पर इसका क्या है? राइट आंसर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका एक पुस्तक याद रखेगा इब्न बतूता का, बराबर पूछा जाता है रेहला। तो रेहला किसकी पुस्तक है? तो ये इब्न बतूता का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 दिया है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो 30 का आंसर बताइए क्या होगा। तो संविधान का जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, तो उसमें आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। न्याय में किसका किसका है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन यहाँ पर आर्थिक न्याय की बात नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन ए होता है। साथ ही स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर ए होता है। ठीक है, अगला सवाल 31, लिखा है अंतर्राज्य परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद, तो 31 का आंसर डी होता है राजमन्नार समिति की सिफारिश पर किया गया।
और अंतर्राज्यीय परिषद का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 263 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसका स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 32 है, लिखा है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का एक भाग है? दार्जिलिंग जिला, तो 32 का राइट आंसर सी होता है पश्चिम बंगाल। ये किसका है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, और ये चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाय बागानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34 से आंसर बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का दुख की नदी के रूप में जाना जाता है या इसे बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। ठीक है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है बिहार राज्य से संबंधित है। यह बांध नेपाल की सप्तकोसी नदी पर बनाया गया है। 1954 में, याद रखिएगा 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के एक समझौता के तहत इसे बनाया गया था, जिसे 1961 में फिर से संशोधित किया गया है। ठीक है, और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि जिसे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जिससे वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो 35 का आंसर डी होता है। ये मस्तिष्क में स्थित होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसके वजन की बात करेंगे तो 0.6 ग्राम होता है। और ये आकार में किसके आकार के होते हैं? तो मटर के दाने के आकार का, मटर के दाने के आकार का होता है। और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये अन्य कई सारे ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 36, लिखा है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय तत्व का होता है? तो फ्रेंड्स निष्क्रिय तत्व वो होता है जिसके अंतिम सेल में अष्टक को पूरा करता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, तो वो अक्रिय हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। तो जो अष्टक को पूरा कर लेता है, तो देखेंगे ऑप्शन में 288 ये आर्गन का होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है 18 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। अंतिम सेल में 8 है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ से एक सवाल एग्जाम में आता है कि उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस का खोज किसने किया? निष्क्रिय गैसों का खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा रैमजे और रेले के द्वारा, रैमजे और रेले के द्वारा जो है निष्क्रिय गैसों का खोज किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 37 का बताइए, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये हाल ही में हरियाणा में स्थापित किया गया है। हरियाणा इसका राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है 38, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। पहला देश, तो 38 का राइट आंसर सी होता है ब्राज़ील, इसका आंसर याद रखिएगा यहाँ से ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 दिया है। तो 39 में लिखा गया है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चाबी भरी कमानी में, तो यहाँ पर होता है स्थितिज ऊर्जा। कैसी? स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की उसमें क्षमता आ जाती है तो उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चाबी भरी कमानी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा की जो फार्मूला होता है वो mgh होता है। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बांध में जमा पानी, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 40, लिखा गया मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार इनमें से कौन है?
तो 40 का आंसर डी होता है पुरानी दुनिया के बंदर, जैसे कि चिंपांजी, गोरिल्ला, ये सभी जो है मनुष्यों का निकटतम रिश्तेदार कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का बताइए, निम्न में से कौन सा लागत वक्र आकार में अति परवलय होता है? तो 41 का आंसर सी होता है औसत स्थिर लागत वक्र। ठीक है। 42 नंबर सवाल आ चुका है। लिखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस खेल से है? इसका ऑप्शन देखेंगे, दिया गया है 42 में। तो इनका संबंध बैडमिंटन से है, याद रखिएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट सवाल 43, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताइए। चलिए कमेंट करिए आप सभी जल्दी, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे और मैच करेंगे, इस सवाल का आंसर सी राइट होगा। ठीक है। आगे आ जाते हैं 45 नंबर सवाल से। लिखा है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो 45 का ऑप्शन बी होता है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लिखा है लक्ष्य किसकी इकाई है? लक्ष्य। तो 46 का आंसर जो होता है ऑप्शन डी होता है प्रतिदीप्ति का, लक्ष्य इसकी इकाई होती है। ठीक है। ताप का एसआई इकाई याद रखिएगा केल्विन होता है, द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और बल का क्या होता है तो न्यूटन होता है। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है 47, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। तो कहाँ पर हमला किया गया था? याद रखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेवारी दी गई थी इन्हें 30 अप्रैल 1908 को। याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को यूरोपियन क्लब से वापसी के दौरान उनकी बग्घी पर बम फेंका गया था। यानी उनकी बग्घी पर इनके द्वारा बम फेंका गया, लेकिन बग्घी किंग्सफोर्ड की वह नहीं था, बल्कि उसमें कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी सवार थी, जिसकी मौत हो जाती है। तो जिसके कारण किंग्सफोर्ड उसमें क्या होता है बच जाता है। और ये जो प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में, तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे का सवाल देखेंगे 48 में दिया है, निम्न में से कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। तो 48 का ऑप्शन बी होता है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है 49, अगला सवाल होगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे फ्रेंड्स, दिया गया है समतल दर्पण में वस्तु की दूरी 2 मीटर पर रखी गई है, तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर देखेंगे, एक आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण, तो किसी वस्तु को अगर आप 2 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर यानी सेम डिस्टेंस पर बनता है। तो दोनों के बीच की दूरी जो है वो 4 मीटर होगी। तो 4 मीटर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 50 है। लिखा है गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या है? तो 50 का ऑप्शन बी होता है अणु के व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट है 51, किस अक्षांश पर भारतीय मानक समय को अपनाया जाता है? तो फ्रेंड्स भारतीय मानक समय जो होता है वो 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होता है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरती है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर के नैनी से। और ये जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होते हैं। कितने घंटे आगे होते हैं? तो 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 52, लिखा गया कि मध्य पूर्व पेट्रोलियम के संबंध में हॉर्मुज डमरूमध्य का महत्व क्या है? तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चेक पॉइंट होता है। क्या होता है? प्रमुख चेक पॉइंट। हॉर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को, याद रखेंगे ये जो है फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का, ठीक है, अरब सागर से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अगला सवाल 53 आ चुका है, बताइए आंसर। लिखा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें सही है? सही कथन पर विचार किया जाए। तो पहला ऑप्शन ही सही है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होता है ऑप्शन ए होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान होता है। और क्षेत्रफल जो होता है भारत का पूरे विश्व का 2.4% होता है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 54, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे रिकेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बच्चों में जो होता है, बच्चों में उसे रिकेट्स कहा जाता है। और वयस्क में अगर पूछा जाए वयस्क में विटामिन डी की कमी से क्या होता है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। याद रखिएगा, उसे ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, अगला सवाल है 55। तो लिखा गया कि कौन सा शुष्क रोही है इसमें, शुष्क रोही बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो अकेसिया लिखा गया है यह शुष्क रोही होता है। ठीक है, सवाल 56 आ चुका है, बताइएगा आंसर। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत निम्न में से कौन सा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो 56 के लिए राइट आंसर बी करेंगे, त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पौधे को जल को उपलब्ध कौन कराता है। तो जल प्रदान करता है कोशिका जल। ठीक है, और उस कोशिका का नाम है जाइलम। याद रखिएगा, जाइलम जो होता है पौधे में जल का संवहन करने का काम करती है। वहीं जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का संवहन करती है, फ्लोएम। ठीक है, खाद्य पदार्थ का। नेक्स्ट है 58, लिखा है निम्न में से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। तो 58 का ऑप्शन सी होता है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट 59 का आंसर बताना है। लिखा है SN1 प्रतिक्रिया में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील प्रजाति इनमें से कौन सा है। तो 59 का आंसर ए होता है CH3CBr। और अगला सवाल 60 है, लिखा है निम्न में से कौन IoT सेंसर नहीं है। तो IoT सेंसर इनमें जो नहीं है वो ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है, पहला देश। तो 61 का ऑप्शन बी होता है चाइना। चाइना इस सवाल का करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, और अगला सवाल 62 दिया है, दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है। तो इसमें गोदावरी याद रखेंगे, इसका राइट आंसर गोदावरी है। नेक्स्ट है 63, नींबू का डायबेक रोग होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि नींबू का डायबेक रोग या अथवा इसे पत्ती का मरना रोग कहा जाता है। इसमें पौधे में तांबा की कमी हो जाती है, कॉपर की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसकी टहनियाँ सूखने लगती है और मरने की समस्या आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल है 64, किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। तो इसमें ऑप्शन बी होता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अगला सवाल 65, लिखा है अमृतसर नगर का नींव किसने रखा था। याद रखिए, अमृतसर नगर की नींव जो है सिखों के चौथे गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था। चौथे गुरु रामदास के द्वारा इसका नींव रखा गया था। इनको अमृतसर नगर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन जो है अकबर के द्वारा प्रदान किया गया था। याद रखेंगे, 500 बीघा जमीन। और अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन ए होता है, रामदास। नेक्स्ट है 66, लिखा है निम्न में से किसका प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सेरेना विलियम्स को 2025 में सम्मानित किया गया है। तो आंसर इसका बी होता है प्रिंसेस ऑफ ऑट्रिशियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। क्वेश्चन 67 है, IPL इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा आंसर होगा। हालांकि अगर देखा जाए
ठीक है। तो उनसे पहले एक प्लेयर हैं जिसका नाम क्या है, क्रिस गेल। तो इनसे पहले एक प्लेयर है क्रिस गेल, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है 68। 68 का आंसर बताना है आप सभी को। तो 68 नंबर में लिखा गया है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य इनमें से कौन सा है। तो 68 का ऑप्शन बी होगा गोवा। 69 लिखा है हाल ही में मिजोरम अफ्रीकन स्वाइन फीवर प्रकोप के मुख्य रूप से कौन से जिले प्रभावित हुए हैं। 69 का ऑप्शन बी होगा सिहाया, अनंतलाई, लुंगलाई और मामित। क्वेश्चन 70 है, लिखा है अमेजन के प्रोजेक्ट क्यूपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसके तहत हाल ही में 27 सैटेलाइट्स का पहला बैच लॉन्च किया गया। तो 70 का ऑप्शन जो होता है सी आंसर राइट होता है। विश्व भर में विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। चले 71 का बताइए। भारत द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है AI का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का संरक्षित करना। और अगला सवाल है 73, लिखा है बिहार राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों के प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की गई है। चले 73 का आप लोग आंसर फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी 125 यूनिट। नेक्स्ट है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 74 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होता है हरवंश चावला। और अंतिम सवाल आप सभी का है 75 में, लिखा गया 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 75 का राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन करना बिल्कुल सही है, यानी कि मारिंगोला हुनगिरिया को, ठीक है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा यहाँ से। अगला सवाल 76 है, कहा गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकेंड में बताइए क्या है। इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 से 108 6 बार में कटेगा, 6×5 30 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो 30 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का टोटल 75 जीके जीएस आज के इस सेट का। आप लोग कमेंट करिए आज आपसे कितना सही हुआ है। और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक आपकी तरफ से बहुत कम आता है, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं पहली बार, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ठीक है।